विद्या भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ बैठी हैं चंचल वर्मा। मेरा भी नमस्कार सभी सुनने वालों को जी। और बताते हैं कि आज किन बातों पर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से विषय हैं आज के अरे कार्यक्रम में। सही बात है, तो बताना तो है। आपने श्रोताओं से हालचाल भी नहीं पूछा। आज खास दिन है। श्रोता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई हमारे खास आवाज आ गई है चंचल की, तो बताइए श्रोताओं को आवाज़ें कैसे तो है आपकी वो। भी बड़ी खास हैं। आज हम बात करेंगे मांड गायिका अल्ला जलाई बाई के बारे में, और साड़ी पहनने के जो शौकीन हैं, और जो हमारा एक नया ये शुरू हुआ है एक सेगमेंट। हाँ, नया सेगमेंट जिसमें हम साड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो आज कांजीवरम साड़ी की बात क्या करते हैं। बात है, क्या बात है। पिछली बार भी आप बहुत खूबसूरत साड़ी को लेकर आई थी। और बनारसी साड़ी बड़ी भारी साड़ी होती है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सा कुछ ये है कांजीवरम साड़ी। इसके बारे में जी बिल्कुल। और इसके अलावा क्या बात करेंगे हम? इसके अलावा कहीं छोटी मोटी बहस हो जाती है, छोटा मोटा सा, और कई बार ये छोटी सी जो बहस होती है बड़ा झगड़ा ना बन जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। हाँ। और झगड़े की बात फिलहाल छोड़ते हैं, बात करते हैं प्यार प्रेम की, मोहब्बत की, इश्क की बात करते हैं। आज है वैलेंटाइन डे, तो सभी को शुभकामनाएं। और हम इस दिन को मना रहे हैं। वैसे तो हर दिन प्यार का दिन है, प्रेम का दिवस है। हाँ। हर दिन हमें एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। और इस कहते हैं बहुत गहराई में जाकर कि संसार के हर प्राणी से, हर जीव से हमें प्यार करना चाहिए। और ये जो आज का दिन है, ये भले ही हम एक प्रेम दिवस के रूप में इसे मनाते हाँ। हैं, लेकिन हमारे लिए जो हमारी संस्कृति है, इसमें तो जो ऋतुराज वसंत है, जो इस समय वसंत ऋतु चल रही है, जी। ये प्रेम का मौसम कहलाता है। तो जी। प्रेम का मौसम तो वैसे भी है। बिल्कुल। और जो प्रेमी युगल है उनके लिए तो भाई फरवरी का महीना प्यार का महीना ही होता है, क्योंकि ये वसंत का महीना भी है और इसी में वैलेंटाइन डे भी आता है। यहाँ कह सकते हैं हम कि मौसम भी बड़ा मीठा मीठा सा होता है। हर जगह प्यार का रंग घुल जाता है। हाँ। माहौल खुशनुमा हो जाता है। और इस महीने में क्या होता है कि हर शख्स जो है प्यार के रंग में रंगावा दिखता है। हाँ। और आज के दिन तो खास तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उनमें वैलेंटाइन डे का रंग कुछ ज्यादा चढ़ा हुआ है। और संत वैलेंटाइन की याद में हम इसे मनाते हैं, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक भी माने जाते हैं। और प्रेमियों को के लिए वो बहुत सकारात्मक सोचते थे और उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। हाँ तो चंचल, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बिल्कुल। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जो है, ये रिश्तों में बहुत ख़ास दिन होता है, क्योंकि इस दिन प्रेमी युगल एक दूसरे के लिए ख़ास तौर से उपहार, फूल लेते हैं, उन्हें पत्र लिखते हैं, प्यार का संदेश देते हैं और एक उत्सव की तरह इसे मनाते हैं। और 7 दिन पहले से इसे वैलेंटाइन वीक की तरह मनाया जाता है। और मीडिया ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रसारित करके ना कुछ बहुत हवा दे दी है। और ख़ास तौर पे जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं या जो इंटरनेट से ज़्यादा जिनका जुड़ाव रहता है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा धूम देखने को हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रेम के असली मायने क्या है शायद वो बच्चे नहीं समझ पाते। और एक दूसरे की ओर खींचे हुए इस लीक पर चल रहे हैं कि आज वैलेंटाइन डे है और ये दिन है एक दूसरे को फूल देने का या गपशप करने का या मौज मस्ती करने का। शायद वो इसी को प्यार मान लेते हैं। हाँ, इस पूरे हफ्ते में अलग अलग दिनों का एक विशेष महत्व भी रखा गया है, जो प्रेम को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करने का मौका देते हैं। जैसे कि इस सप्ताह का हर दिन जो है प्रेमी युगल को एक दूसरे के करीब लाता है, वहीं प्रेमी पति पत्नी, दोस्त और परिवार के लोग भी इस दिन क्या है एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। बिल्कुल जरूरी तो नहीं है ना कि आप प्रेमी प्रेमिका ही एक दूसरे से प्यार का इजहार करें। आप अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, ऐसा ही एक संदेश है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वैलेंटाइन डे ये सब अंग्रेजों के बीच ज्यादा चलता है, हम हिंदुस्तानी लोग भी इसे मनाते हैं, लेकिन ये दिन अपने प्यार करने वालों से इजहार करने के लिए होता है। जरूरी नहीं सिर्फ पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो सकता है कि आप किसी पेड़ पौधे से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये दिन प्रेमी या प्रेमिकाओं का होता है, ये दिन सबके लिए हो सकता है, खास तौर पे वो लोग जो आपकी जिंदगी में खास हैं। हमने इसको सिर्फ प्रेमी प्रेमिका तक जोड़ के रख दिया है। हाँ। असल में एक नवजात शिशु भी हमारा प्यार होता है, हम उसे भी तो अपना वैलेंटाइन मान सकते हैं। हाँ जी। एक छोटा सा प्यारा सा पपी है ना, छोटी सी प्यारी सी बिल्ली, ये भी हमारे वैलेंटाइन हो सकते हैं। तो प्यार का इजहार तो कहीं भी किया जा सकता है। जो आपकी ज़िंदगी में खास हो वो आपका वैलेंटाइन है। और हम बात कर रहे थे कि 7 दिनों को या कुछ दिनों को ख़ास तौर से सेलिब्रेट किया जाता है। तो 7 फरवरी को जैसे रोज़ डे हम मनाते हैं, 8 फरवरी को प्रपोज डे होता है, 9 फरवरी को चॉकलेट डे है, 10 को टेडी डे है, 11 को प्रॉमिस डे के रूप में मनाया जाता है, 12 फरवरी को हग डे यानी गले लगना एक दूसरे से, और 13 फरवरी को भी हम इसको एक
किस डे के रूप में मनाते हैं, चुंबन देने के तरीके को हम मनाते हैं। और 14 फरवरी जो कि आज है वैलेंटाइन डे, जहां हम प्यार एक दूसरे से अपने प्यार की बात पहुंचाते हैं, एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि 14 फरवरी के दिन पहली बार विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखा था। एक और संदेश है बड़ा प्यारा। सुना है आज प्रेम दिवस है, प्रेम मनाना ज़रूरी है जितना प्रेम जताना ज़रूरी है। प्रेम समर्पण भाव हृदय का, लोचन प्रिय का दर्पण है, आभा तन मन करे अलंकृत, अनुरक्ति आभूषण है। प्रणय निवेदन कर प्रिय को पुनः बताना जरूरी है। और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो देखा जाए प्रणय निवेदन करना या बताना जरूरी नहीं होता। आपकी आंखों में प्यार छलक जाता है। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, कहती थोड़ी है कि बच्चा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ। माँ का जो आंखों में दुलार है, प्यार है माता पिता का, वो बच्चों के प्रति अपने आप ही जाहिर होता है। वैसे ही अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी आंखों में वो भाव होता है जो स्वतः ही दिखाई दे जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, दिल में हर किसी के राज नहीं होता। क्यों इंतजार करते हैं सभी वैलेंटाइन डे का? क्या हर साल का हर दिन प्यार का हकदार नहीं होता? क्या बात है। बिल्कुल जनाब, हर दिन हर पल आप प्यार का इजहार कर सकते हैं। प्यार के लिए कोई समय सीमा, तय सीमा कुछ भी निश्चित नहीं है। आप हर वक्त प्यार में रह सकते हैं। जी तो चंचल, सोमवार हो या मंगलवार, हमें तो रोज मिलना होता है एक दूसरे से, अपने सखियों और सखाओं से। और कई बार सिर्फ 7 दिन में भी 7 जन्म का प्यार हो जाता है। और जब प्यार बहुत साथ में रहते हैं ना, तो प्यार में तकरार भी होती है, छोटी मोटी बहस भी होती है। लेकिन बस ये ध्यान रखना जरूरी है, अगर प्यार है तो इस बहस को बहस ही रहने दे, बहुत बड़ा झगड़ा ना बने। और कहीं दूरियां इतनी ना हो जाए कि उनको पाटना मुश्किल हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है कि प्यार है तो तकरार भी होगी, लेकिन तकरार हल्की फुल्की हो या कोई बात वैचारिक मतभेद हो भी गए हैं तो वो मनभेद में तब्दील नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने आप में व्यस्त है और किसी के पास समय नहीं है कि एक दूसरे के लिए बैठें, एक दूसरे के सुख दुख बांटें। और ये सब देखकर चंचल ऐसा लगता है कई बार कि हम जैसे एक रोबोट बन गए हैं और किसी के साथ अपनी भावनाएं साझा करना जैसे मुश्किल हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी रहते हैं। हाँ, और शायद यही कारण है कि लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें बहुत बढ़ रही हैं। हाँ। और इसका असर घर से लेकर ऑफिस हर जगह तक दिखाई देता है। और जो शोध किए जाते हैं ना, वो तो ये भी बताते हैं कि अकेलापन और डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं लोग। लेकिन बहुत सारे जो भावनाएं हैं या इमोशंस है, वो केवल गुस्से तक सीमित नहीं रहते। गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर तनाव पैदा करता है। और देखा जाए तो जब एक व्यक्ति में तनाव होता है ना चंचल, तो घर में फिर माहौल गड़बड़ा जाता है। जब घर का एक व्यक्ति भी तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है, तो फिर घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। और यही गुस्सा और तनाव आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म देता है। और इसके चलते क्या होता है, कभी कभी घर परिवार के लोगों के साथ और कभी ऑफिस में अपने साथियों के साथ बिना मतलब हम बहस करने लगते हैं, विवाद करने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है, या फिर समझने वाली बात ये है कि जो भी मतभेद हैं या द्वंद्व हैं, ये हालात किसी भी व्यक्ति के साथ मानसिक और शारीरिक तौर पे तो बुरा असर डालते हैं, लेकिन जो हमारा करियर है या हमारा पारिवारिक जीवन है, उसके लिए बहुत घातक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि घर में किसी फैमिली मेंबर के साथ अगर बहस हो जाए या पति पत्नी के आपस में किसी बात पर बहस हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि ये बात हमें मानसिक तौर पर परेशान करती है। और इसका असर हमारे काम पर भी पड़ता है, चाहे घर हो, गृहस्थी हो, कामकाज हो, दफ्तर हो। और ऐसे में चंचल, जब हम दफ्तर आते हैं ना, घर से अगर तनाव लेकर हम दफ्तर आ गए या दफ्तर का तनाव लेकर घर चले गए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब गुस्से और तनाव की भावनाओं को हम बहुत दबाते जाते हैं, तो मन में कई तरह के अंतर्द्वंद चलते हैं। और ये जो द्वंद चलते हैं ना, ये छोटी सी इसमें बहस भी होती है, बड़ा झगड़ा बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। और हम झगड़ा भी उन्हीं लोगों से कर बैठते हैं कई बार जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, और जाने अनजाने में हम अपनों का ही तो दिल दुखा बैठते हैं ना। लेकिन ये मतभेद और तनाव तब बहुत बढ़ जाता है तो सेहत को भी नुकसान होता है, घर का माहौल नकारात्मक बन जाता है। और किसी भी बहस, झगड़ा या मतभेद की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? आपका ईगो, जिसे हम अहम कहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अहम का टकराव। ईगो के चलते जाने अनजाने छोटा सा विवाद एक बड़ा झगड़ा बन जाता है। और हम इसे एहसास हमें होता नहीं, लेकिन देखा जाए तो सच यही है कि दुनिया में ऐसा कोई भी विवाद
झगड़ा नहीं है, जो या झगड़ा नहीं है कि जो बातचीत से हल हो। अगर हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो कोई भी झगड़ा हल हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि समस्या को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शांत दिमाग से हर बात के पहलू को समझते हुए जो बात की तह है उसमें जाएं और फिर समझें, तभी इसे सुलझाने की बिल्कुल कोशिश करें तो ये कामयाब हो जाएंगे। और किसी भी मुद्दे को सुलझाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो समय के साथ साथ जगह भी देखकर चुनें कि ऐसे नहीं किसी भी जगह बैठकर अपना झगड़ा सुलझाया जा सकता है। तो कहाँ बैठकर, किस जगह बैठकर बातचीत करनी है जहाँ कोई मतलब बीच में डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह बैठकर बातचीत करनी चाहिए। और खास तौर से एक दूसरे को दोष ना लगाएं। दोषारोपण जो होता है ना, इससे चीजें और बढ़ती जाती हैं। तो गलती मान लेने में तो समझ आई, लेकिन दूसरे को गलत साबित करना बहुत बुरी बात है। अक्सर क्या होता है, बढ़ते रहेंगे तो झगड़ा बढ़ते ही रहेगा। नहीं, हम अपने को सही साबित करने के चक्कर में दूसरे को गलत साबित कर देते हैं ना, तो ये ईगो है। जब आप अपनी गलतियों को समझते ही नहीं कि मैं गलत हूँ और मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे को गलत साबित करने में लग जाते हैं। तो एक दूसरे की बात को प्यार से सुने, ध्यान से सुने, अपनी बात को बड़ी तसल्ली से समझाने का प्रयास करें। जब छोटी सी बहस भी बड़ा रूप ले ले, तब गलती का एहसास होने पर भी हम उस व्यक्ति का सामना नहीं कर पाते जिससे कि हम झगड़ा कर बैठे हैं। तब हमें क्या करना होता है कि फिर हम बात करते हैं, कुछ करते हैं कि भाई बात हमारी सुलझ जाए। तो ऐसी कोई स्थिति न आए। और हम बात कर रहे थे कि छोटी बहस कहीं किसी बड़े झगड़े में ना बदल जाए। तो हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखकर भेजा है कि एक परिवार के अलग अलग व्यक्ति के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिनकी पसंद और नापसंद, जीने का तरीका एक दूसरे से अलग हो सकता है। कई बार उनके बीच वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। इस कारण से परिवार के सदस्यों में अनबन होना बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन परिवार में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है। हद से ज़्यादा भी अगर ये होने लगे तो कलह होने लगते हैं। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अक्सर बड़े होते बच्चों को अपने भाई बहनों या परिवार के साथ अन्य सदस्यों से भी बहस हो जाती है। पति पत्नी के बीच भी लड़ाई झगड़ा होना, बहस होना, ये सामान्य बात है। और अगर सदस्यों के बीच विवाद होना लगे तो इसके हल निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अक्सर होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए ज़रूरी है कि रिश्तों में सुधार किया जाए और इससे सदस्यों के बीच में नज़दीकियाँ ताकि बढ़ सकें। एक श्रोता लिखते हैं कि छोटी बहस ना बन जाए बड़ा झगड़ा। ये विषय काफ़ी अच्छा है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को बहुत खींचकर लंबा बना देते हैं और वो एक बड़े झगड़े में तब्दील हो जाता है। ऐसा ना करें। छोटी बहस को इतना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बीच कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो हो जाती है, इसको सुलझा लें जल्द से जल्द। ये नहीं कि बात करना बंद कर दें या उस बात को आप लंबा खींचते रहें। खींचते हैं तो आगे जाकर वो बड़े झगड़े में तब्दील होकर आपके रिश्ते पर भी बुरा असर डालती है। और हम बात कर रहे हैं कि भाई झगड़ा या मनमुटाव जो भी है उसे मना के, बातचीत करके खत्म करना है। तो मनाने के जो तरीके हैं उनमें बड़ा अच्छा तरीका होता है। जब बच्चे रूठ जाते हैं, पति रूठ जाते हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं, उनकी मनपसंद का खाना बनाती हैं। और जब पत्नी रूठ जाती है या बहन रूठ जाती है तो भाई या पति क्या करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, बहन के लिए उपहार ला देते हैं। और उपहार के तौर पर साड़ी, अरे ये हर महिला को बड़ा बात है। तो फिर कांजीवरम साड़ी अगर गिफ्ट में मिल जाए ऐसे में तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल। और पता है आज हम कांजीवरम सिल्क साड़ी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अरे वाह। और कांजीवरम सिल्क साड़ी जो है भारतीय संस्कृति और परंपरा की ऐसी धरोहर है मंदाकिनी जी, जो देश भर में अपनी अनूठी पहचान रखती है। इसे भारत की सबसे प्राचीन और खूबसूरत साड़ियों में गिना जाता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में तैयार की जाने वाली ये साड़ी न सिर्फ अपनी बेहतरीन तकनीक के लिए बल्कि शिल्पकारी और टिकाऊ गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर हम तक पहुँचाई। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कांजीवरम साड़ी है और सब जानते हैं कि कांजीवरम साड़ी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसका नाम सुनते ही साड़ी प्रेमियों के चेहरे और आंखों में चमक आ जाती है, जैसे इस समय मेरी और चंचल की आंखों में चमक आ गई है। दक्षिण भारत की बुनाई में घुलती सोने चांदी की चमक, परंपरा और शिल्प की अद्भुत कारीगरी होती है। बस यूं समझिए कि दक्षिण भारत की शान है कांजीवरम साड़ी। कांजीवरम, कांचीवरम, कांचीपुरम, ये बहुत सारे अलग नाम हैं इसी साड़ी के। और क्योंकि ये कांजीवरम सिल्क साड़ी जो है तमिलनाडु के शहर कांचीपुरम के पारंपरिक सिल्क से तैयार किया जाता है, इसी की वजह से इसका नाम कांचीपुरम साड़ी या कांचीवरम साड़ी भी कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर जगह पर कांजीवरम साड़ी के नाम से ही जाना जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इन साड़ियों के जो मटेरियल होते हैं वो टिकाऊपन की वजह से ये विश्व प्रसिद्ध और लोकप्रिय होती हैं। इन साड़ियों को आज भी कारीगर हाथ से तैयार करते हैं, जिसकी वजह से कांजीवरम साड़ियों की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होती है। और कहते हैं कि इन साड़ियों का जो इतिहास है वो 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये साड़ियाँ चोल, पल्लव, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल उस समय से जुड़ी हुई हैं। जो कांचीपुरम
कांचीपुरम को एक समृद्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी बनाती थी। स्थानीय कारीगरों द्वारा बुनी इन साड़ियों में शाही आकर्षण झलकता है। कांजीवरम साड़ियाँ जो अपने सुनहरे किनारे होते हैं, इनके घने ब्रॉकेट के लिए भी ये जानी जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन साड़ियों के बारे में ये भी कहा जाता है चंचल कि यहाँ के कारीगर अपनी पारंपरिक बुनाई कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कांजीवरम साड़ी की खासियत उसकी बुनाई की तकनीक में छिपी होती है। इसे शुद्ध रेशम से तैयार किया जाता है और उसमें जरी का काम होता है जो इसे बहुत ही आकर्षक और शाही बना देता है। इन साड़ियों की बुनाई में पारंपरिक मंदिर, हाथी, मोर, फूलों के डिजाइन ये सभी देखे जा सकते हैं, जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक भी हैं। कांचीवरम साड़ी को हाथ से बुना जाता है। इसका जो पल्लू, बॉर्डर और जो मध्य भाग है अलग अलग से बुने जाते हैं और फिर मुख्य भाग से इनको अलग तरीके से जोड़ दिया जाता है और इसलिए भी ये साड़ी बड़ी खास लगती है। और इसका जो वजन है लगभग 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक भी हो सकता है और इसीलिए ये साड़ियाँ बड़ी टिकाऊ हैं, भारी हैं और इनकी जो बनावट है वो बड़ी सुंदर होती है। बिल्कुल सही कहा। और कांचीवरम सिल्क साड़ी न केवल दक्षिण भारत की बल्कि पूरे भारत में विशेष मौकों पर पहनी जाती है और ये दक्षिण भारतीय शादी समारोह का एक जरूरी हिस्सा भी इसको मानते हैं, जहाँ